26 मार्च 1993 द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेज नंबर 3 पर एक ऐसी तस्वीर छापी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। हेडलाइन थी द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। ये तस्वीर सूडान की थी जहां भूख और अकाल ने लाखों लोगों की जिंदगी निगल ली थी। तस्वीर एक छोटी सी बच्ची की थी जो भूख से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसका शरीर कंकाल में तब्दील हो गया था। हड्डियां साफ नजर आ रही थी और उसमें इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो घिसट कर कुछ मीटर की दूरी पर बने यूएन फीडिंग सेंटर तक पहुंच सके। वो थक कर घुटनों के बल वहीं बैठ जाती है। उसकी सांसें धीमी पड़ती जा रही थी जैसे जिंदगी उसके हाथों से फिसल रही हो। तभी वहां एक गिद्ध उड़ता हुआ आता है और उस मासूम बच्ची के ठीक पीछे बैठ जाता है। उसकी बेरहम नजरें बच्ची को ऐसे घूर रही थीं जैसे वो उसके दम तोड़ने का इंतजार कर रहा हो ताकि उसके नन्हे और कमजोर शरीर को नोचकर अपनी भूख मिटा सके। इस खौफनाक मंजर को देख वहां मौजूद साउथ अफ्रीकन फोटोग्राफर केविन कार्टर का दिल दहल जाता है। वो कुछ पल के लिए सन्न रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है बल्कि भूख और बेबसी से तड़पते सूडान के लोगों की कहानी है जिसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना होगा। कहते हैं ना, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। केविन ने उस पल को जब अपने कैमरे में कैद किया और जब ये तस्वीर दुनिया के सामने आई तो लोग सूडान की ऐसी स्थिति देखकर दिल थाम कर रह गए। इस वायरल तस्वीर ने न केवल दुनिया का ध्यान सूडान की भुखमरी की ओर खींचा बल्कि इसने केविन कार्टर की जिंदगी में भी तूफान ला दिया। एक तरफ जहां उन्हें उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफी अवार्ड पुलित्जर प्राइज मिलता है तो वहीं दूसरी तरफ यही तस्वीर उनकी मौत की वजह बन जाती है। In 1993, photojournalist Kevin Carter took a photograph that would shock the world. लोग फूट फूट कर रोए थे इस तस्वीर को देखने के बाद से। What happened to the little girl? I don't know. केविन कार्टर का जन्म 1960 में साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद पहले साउथ अफ्रीका की आर्मी को ज्वाइन किया लेकिन आर्मी की कॉम्बैट ड्यूटी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने आर्मी छोड़कर एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। उस समय साउथ अफ्रीका में रंगभेद अपने चरम पर था और गोरे रंग के लोग काले रंग के लोगों पर तरह तरह के जुल्म ढाते रहते थे। केविन कार्टर खुद गोरे रंग के होने के बावजूद काले रंग के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ थे। लेकिन ये रंगभेद साउथ अफ्रीका का एक ऐसा कड़वा सच था जो वहां कहीं न कहीं हर रोज देखने को मिल ही जाता था। केविन कार्टर ने यह भेदभाव एयरफोर्स की नौकरी के दौरान भी देखा। एक दिन कार्टर ने देखा कि कुछ व्हाइट सर्विसमैन एक साथ मिलकर एक ब्लैक मेस वेटर को ह्यूमिलिएट कर रहे थे। कार्टर ने जब उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की तो उनके साथियों ने उन्हें ही बुरी तरह से पीट दिया। इस घटना ने कार्टर को अंदर तक झकझोर दिया। वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने एयरफोर्स छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन कोई बेटर अपॉर्चुनिटी न होने की वजह से वो 4 साल तक वही बने रहे। लेकिन 1983 में घटी चर्च स्ट्रीट बॉम्बिंग की घटना ने उनकी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। 20 मई 1983 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में स्थित एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स के बाहर एक भयानक बम धमाका हुआ जिससे 19 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कार्टर उस समय प्रिटोरिया में ही थे और उन्होंने अपनी आंखों के सामने इस इंसिडेंट को होते देखा था। धमाके के बाद का मंजर बेहद खौफनाक था। सड़कों पर खून के धब्बे बिखरे हुए थे, घायल लोगों की चीख पुकार गूंज रही थी और हर तरफ तबाही का मंजर था। इस दर्दनाक मंजर ने कार्टर के मन पर गहरा असर डाला। यहीं से उनके भीतर फोटो जर्नलिस्ट बनने का ख्याल आया। कार्टर को लगा कि वो कैमरे के जरिए दुनिया को वो सच्चाई दिखा सकते हैं जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। इसके बाद उन्होंने आर्मी छोड़कर फोटो जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा और एक फोटो जर्नलिस्ट ग्रुप बैंग बैंग क्लब के साथ जुड़ गए। ये ग्रुप रंगभेद से जुड़े इंसिडेंट को कैप्चर करके साउथ अफ्रीका में जारी रंगभेद को पूरी दुनिया के सामने लाने का काम कर रहा था। कार्टर ने अपने कैमरे के लेंस में साउथ अफ्रीका के दर्दनाक हालातों को कैद करना शुरू किया। उन्होंने वायलेंस और ब्रुटैलिटी की सैकड़ों घटनाओं को कवर किया जिसमें बीटिंग्स, स्टैबिंग्स और गन शॉट्स जैसी ब्रूटल घटनाएं शामिल थी। इस दौरान ब्लैक लोगों के गले में तेल से भरे टायर को लटकाकर उसमें आग लगा दी जाती थी जिससे उनका शरीर बुरी तरह से जल जाता था। जिस समय साउथ अफ्रीका में रंगभेद अपने चरम पर था, ठीक उसी समय एक और अफ्रीकन कंट्री सूडान एक भयानक सिविल वॉर से गुजर रहा था। सूडानीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी SPLA ने सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए युद्ध छेड़ा हुआ था। ये संघर्ष इतना लंबा खिंच गया कि देश में हंगर क्राइसिस ने विकराल रूप ले लिया। अनाज की कमी के चलते सूडान की जनता भूख से तड़पने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि अगले 2 साल में 2.5 लाख लोग भूख और बीमारियों से मारे गए, जबकि 10 लाख लोगों ने मजबूरी में देश छोड़ दिया। इतने बुरे हालात के बावजूद यहाँ की सरकार और SPLA ने कोई भी बाहरी मदद लेने से इनकार कर दिया, जिससे आगे और भी लोगों
को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। अंत में हालात संभालने के लिए यूएन को इंटरवीन करते हुए अप्रैल 1989 में ऑपरेशन लाइफलाइन सूडान यानी OLS शुरू करना पड़ा, ताकि सूडानीज लोगों तक खाना और जरूरी सामान पहुंचाया जा सके। लेकिन ये राहत भी ज्यादा दिन नहीं चली। SPLA ने यूएन वर्कर्स और फोटो जर्नलिस्ट को निशाना बनाना शुरू कर दिया। SPLA ने सितंबर 1992 में 3 यूएन वर्कर्स और एक फोटो जर्नलिस्ट की जान ले ली, जिससे OLS को यहाँ लोगों तक रिलीफ फंड पहुंचाने में भी दिक्कत आने लगी और ऑपरेशन कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया। इससे सूडान की स्थिति दुनिया के सामने आना लगभग बंद हो गई और वहाँ 1993 में सिविल वॉर और भी तेज हो गया। यूएन ने यहाँ फिर से ऑपरेशन लाइफलाइन सूडान कंटिन्यू किया और साथ ही वहाँ की क्रिटिकल सिचुएशन और ग्राउंड रियलिटी को दुनिया तक पहुँचाने के लिए कुछ फोटो जर्नलिस्ट को सूडान भेजने का फैसला किया। इन्हीं में से एक नाम जोआओ सिल्वा का था, जिन्होंने अपने दोस्त केविन कार्टर को भी इस मिशन में शामिल होने का ऑफर दिया। केविन ने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि ये उनके फ्रीलांस करियर के लिए एक बड़ा मौका था। यूएन ने उनके सूडान जाने का अरेंजमेंट किया। केविन और सिल्वा ने सूडान के लिए फ्लाइट ली, लेकिन सूडान में युद्ध की स्थिति को देखते हुए उन्हें कुछ दिन नायरोबी में ही रुकना पड़ा। कुछ दिन बाद जब सूडान की गवर्नमेंट ने लोगों की आवाजाही को अलाउड किया, तब केविन कार्टर और जोआओ सिल्वा साउथ सूडान पहुंचकर अपने असाइन काम को पूरा करने में लग गए। दोनों एक साथ आए थे, लेकिन वहां उन्हें अलग अलग लोकेशंस पर ट्रैवल करना पड़ता। कुछ दिनों बाद रेबल ग्रुप्स ने यूएन को अयोध्या क्षेत्र में फूड एड पहुंचाने की इजाजत दी, जिसके बाद केविन कार्टर और जोआओ सिल्वा वहां भी पहुंच गए। दोनों रोज अयोध्या के गांवों में जाकर भूख से तड़पते लोगों की तस्वीरें खींचते और शाम को जब मिलते तो एक दूसरे को अपने अपने कैमरे की तस्वीरें दिखाते और सूडान की दर्दनाक कहानियां आपस में शेयर करते। कार्टर के साथ दिन भर सूडानीज सोल्जर्स होते, जिससे काम करने में काफी दिक्कत आती थी। एक दिन एक सोल्जर को कार्टर की घड़ी काफी पसंद आ गई। कार्टर ने घड़ी उतारकर उसे दे दी। सोल्जर इतना खुश हुआ कि उसने कार्टर का बॉडीगार्ड बनकर उन्हें पूरे दिन सुरक्षा दी। अब कार्टर के लिए काम करना आसान हो गया था और उनको सूडान के हालात को बेखौफ कैमरे में कैद करने का मौका मिल गया था। लेकिन केविन कार्टर को यह नहीं पता था कि कुछ ही पलों में वो एक ऐसी तस्वीर लेने वाले हैं जो सूडान की भूखमरी का ऐसा सच दिखाएगी कि पूरी दुनिया सिहर उठेगी और उनकी खुद की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। कुछ दूर चलने पर जैसे ही केविन कार्टर यूएन फीडिंग सेंटर के पास पहुंचे, उनकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी। उसका शरीर भूख से इतना कमजोर हो चुका था कि उसकी हड्डियां साफ नजर आ रही थी। उसके माता पिता ह्यूमैनिटेरियन एयरप्लेन से खाना लेने गए थे और वो मासूम कुछ देर के लिए अकेली रह गई थी। जब पेरेंट्स काफी देर तक वापस नहीं आए तो वो बच्ची खुद घुटनों के बल रेंगते हुए यूएन फीडिंग सेंटर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन कई दिनों से खाना ना मिलने की वजह से वो आगे बढ़ने की कोशिश में थक कर वही घुटनों के बल रुक गई। गर्मी की तपिश और भूख की बेबसी ने उसे इतना कमजोर बना दिया था कि उसमें आगे बढ़ने की ताकत ही नहीं बची थी। केविन कार्टर ने जब इस मंजर को देखा तो वो सन्न रह गए। उन्हें ये दृश्य सूडान की भूखमरी की भयानक सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का एक परफेक्ट मौका लगा। वो इस दर्दनाक तस्वीर को कैमरे में कैद करने के लिए अपने कैमरा का एंगल चेंज कर ही रहे थे कि तभी उनके लेंस में एक और खौफनाक मंजर उभर आया। बच्ची के पीछे एक वल्चर आकर बैठ गया था। वो बच्ची को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे बस उसकी मौत का इंतजार हो, ताकि उसके मरने के बाद उसे वो अपना खाना बना सके। वो पल इतना दिल दहला देने वाला था कि केविन कार्टर की रूह कांप गई। लेकिन फोटो जर्नलिस्ट होने के नाते उन्होंने झट से इस ट्रैजिक सीन को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद कार्टर वहां करीब 20 मिनट तक सिर्फ इसलिए रुके रहे कि गिद्ध यहाँ कुछ और एक्टिविटी करे और उन्हें कोई और भी ज्यादा ड्रामेटिक शॉट मिल जाए। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने उस वल्चर को वहां से भगा दिया और आगे नए फोटोग्राफिक एंगल्स की तलाश में निकल पड़े। शाम को केविन और सिल्वा दोनों अपने असाइनमेंट को खत्म करके मिले तो केविन ने बड़े गर्व से कहा कि आज मैंने एक ऐसा फोटो खींचा है जिस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। केविन ने सिल्वा को उस वल्चर और बच्ची की फोटो दिखाई, जिसे देखकर सिल्वा भी स्तब्ध रह गए। उस समय दोनों में से किसी को नहीं पता था कि एक ऐसी तस्वीर है जो फोटो जर्नलिज्म की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल एंड कंट्रोवर्शियल फोटोग्राफ्स बन जाएगी। कुछ दिन के बाद जब केविन कार्टर और जोआओ सिल्वा अपने असाइनमेंट को खत्म करके सूडान से लौटे तो कार्टर ने इस फोटो को द न्यूयॉर्क टाइम्स को भेजने का फैसला किया। 26 मार्च 1993 को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस तस्वीर को द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल के नाम से पब्लिश किया। तस्वीर के साथ एक हॉन्टिंग कैप्शन भी लिखा गया था, अ लिटिल गर्ल वीकेंड फ्रॉम हंगर कोलैप्स्ड रिसेंटली अलोंग द ट्रेल टू अ फीडिंग सेंटर इन अयोध्या, नियरबाय अ वल्चर वेटेड। जब इस टाइटल के साथ ये तस्वीर दुनिया तक पहुंची तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। न जाने कितने लोग इस बेबस बच्ची की तस्वीर को देखकर फूट फूट कर रोए। कई लोगों ने इस फोटो के जरिए
सूडान की स्थिति को सामने लाने के लिए केविन कार्टर की प्रशंसा की तो कईयों ने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ। जब इस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला तो केविन कार्टर की आलोचना शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि कार्टर ने अपने फोटोग्राफी के जुनून के लिए उस बच्ची को गिद्ध का खाना बनने के लिए छोड़ दिया। सैकड़ों कॉल्स और लेटर्स द न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑफिस में आए, जिनमें सभी उस बच्ची के वेलबींग के बारे में जानना चाहते थे। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि द न्यूयॉर्क टाइम्स को केविन कार्टर की तरफ से एक स्पेशल नोट पब्लिश करके ये बताना पड़ा कि कार्टर ने वल्चर को वहां से भगा दिया था और फिर बच्ची फीडिंग सेंटर की तरफ बढ़ने लगी थी। लेकिन समय बीतता गया, कंट्रोवर्सी बढ़ती गई और इसने केविन कार्टर को कुछ ही महीनों में काफी पॉपुलर बना दिया। विवाद को बढ़ते देख केविन खुद इस मुद्दे पर सफाई देने के लिए सामने आए और उन्होंने कहा कि सूडान में हर घंटे भूख से 20 लोगों की मौत हो जाती है, इसलिए उस फोटो में कुछ भी अलग नहीं है। कार्टर ने उस बच्ची को फीडिंग सेंटर तक पहुंचने में मदद न करने के लिए रिग्रेट भी एक्सप्रेस किया। हालांकि केविन द्वारा उस बच्ची की मदद न करने के पीछे कारण ये था कि फोटो जर्नलिस्ट को उस समय एक अनकही गाइडलाइंस का पालन करना पड़ता था। इसके चलते फोटो जर्नलिस्ट का काम सिर्फ हालात को कैप्चर करके दुनिया के सामने लाना होता था और वो बीच में इंटरवीन नहीं कर सकते थे। इस पॉलिसी के पीछे ये तर्क था कि अगर फोटो जर्नलिस्ट वहां हर स्थिति में दखल देने लगे तो उनकी न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी और वो अपने जर्नलिस्टिक एथिक्स से समझौता कर बैठेंगे। केविन ने भी तब इसी वजह से कोई हस्तक्षेप करना सही नहीं समझा था। केविन के रिग्रेट एक्सप्रेस करने और सफाई देने के बाद भी जब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था, तब एल मुंडो नाम के एक न्यूज़पेपर ने इस तस्वीर पर एक रिपोर्ट छापी। उन्होंने हाई रेजोल्यूशन में फोटो को एग्जामिन किया और पाया कि उस बच्ची के दाहिने हाथ में यूएन फीडिंग सेंटर का एक प्लास्टिक ब्रेसलेट था, जिस पर कोड के रूप में T3 लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि वो बच्ची सीवियर मैलन्यूट्रिशन की शिकार थी और उसे यूएन सेंटर में रजिस्टर कर लिया गया था। दरअसल उस समय यूएन बच्चों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए T और S लेटर कोड्स का इस्तेमाल करता था, जिसमें T का मतलब सीवियर मैलन्यूट्रिशन और S का मतलब नीड सप्लीमेंट्री फीडिंग था। इस खुलासे से काफी पॉसिबल था कि वो बच्ची सुरक्षित फीडिंग सेंटर तक पहुंच गई होगी, लेकिन इसके बावजूद आलोचनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस फोटो और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी ने केविन कार्टर को रातों रात दुनिया का चर्चित फोटोग्राफर बना दिया। दुनिया के बड़े बड़े अखबार उनकी तस्वीर को छापने लगे। अप्रैल 1994 में उन्हें जर्नलिज्म फील्ड के सबसे बड़े अवार्ड पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया। उन्हें अवार्ड देते समय सूडान की स्थिति को दुनिया के सामने लाने के लिए खूब सराहा गया, लेकिन इतने बड़े प्राइज जीतने के बाद भी उनके मन में काफी हलचल मची हुई थी। केविन कार्टर के मन में मची इस हलचल को और भी बढ़ाने का काम एक जर्नलिस्ट ने कर दिया। केविन कार्टर ने इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे ऐसे तीखे सवाल पूछे गए जिन्होंने उनके मन को अंदर तक झकझोर दिया। उस इंटरव्यू में एक जर्नलिस्ट पूछता है कि आखिर में उस बच्ची का क्या हुआ था। इस पर केविन कहते हैं उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो इस फोटोग्राफी के बाद घर लौट आए थे। इसके बाद जर्नलिस्ट एक और सवाल दागता है कि आखिर वहां कितने गिद्ध थे। इस पर केविन कहते हैं कि वहां एक गिद्ध था, लेकिन जर्नलिस्ट उन पर तंज कसते हुए कहता है कि नहीं, वहां एक नहीं बल्कि 2 गिद्ध थे। एक बच्ची को भूखी नजरों से घूर रहा था और दूसरा कैमरा लिए खड़ा था। ये शब्द केविन कार्टर के दिल और दिमाग में गूंजते रहे। वो भीतर से टूटने लगे। एक तरफ उन्हें उस बच्ची की मदद ना कर पाने का अफसोस था और दूसरी तरफ वो अवार्ड था जिस पर जब भी उनकी नजर पड़ती वो खुशी देने के बजाय उन्हें काटने को दौड़ता था। वो तस्वीर उनके लिए एक ऐसा गुनाह बन गई जिससे वो कभी उबर नहीं पाए। वो गहरे डिप्रेशन में चले गए। उन्हें भूख से तड़पते बच्चे, जख्मी लोगों की तस्वीरें और निर्दोष लोगों पर हो रही हिंसा रातों को सोने नहीं देती थी। आखिरकार 27 जुलाई 1994 को केविन कार्टर इस दर्द को झेल नहीं पाए और उन्होंने मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया। अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जहां उनकी बचपन की यादें थी। ये जगह थी जोहानिसबर्ग के फील्ड एंड स्टडी सेंटर में एक ब्लू गम ट्री के पास, जहां कार्टर ने बचपन में हंसते खेलते वक्त बिताया था। उन्होंने अपनी रेड निसान पिकअप ट्रक को वहां खड़ा किया, फिर सिल्वर गैफर टेप का इस्तेमाल करके एग्जॉस्ट पाइप से एक गार्डन होस को जोड़कर उसे ट्रक की विंडो से अंदर डाल दिया। वो गाड़ी में बैठ गए और इंजन ऑन कर दिया। इसके बाद केविन कार्टर अपना वॉकमैन में म्यूजिक चालू करके ट्रक की पिछली सीट पर अपने नैपसैक को तकिया बनाकर आंख बंद करके लेट गए।
कुछ ही देर में कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे ट्रक में भर गई और केविन कार्टर ने 33 साल की उम्र में वही दम तोड़ दिया। केविन ने पुलित्जर अवार्ड जीतने के करीब 4 महीने बाद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। जैसे ही अवार्ड विनिंग फोटो जर्नलिस्ट की आत्महत्या की खबर सामने आई, पूरी दुनिया हैरान रह गई। खुद को खत्म करने से पहले केविन ने एक नोट भी छोड़ा था जिसमें उन्होंने लिखा था, आई एम रियली सॉरी। अब मेरी जिंदगी का दर्द उस हद तक पहुंच गया है कि मेरी जिंदगी में अब खुशी का कोई वजूद ही नहीं बचा है। मैं टूट चुका हूँ। मुझे हर समय चारों तरफ हो रही हत्याएं, बिखरी हुई लाशें, गुस्से और दर्द की डरावनी तस्वीरें सताती रहती है। मेरी आंखों के सामने भूख से तड़पते लोगों की तस्वीरें आती रहती है। इसलिए मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूँ और अपने दोस्त केन को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। केन केविन का फोटोग्राफर फ्रेंड था जिसकी कुछ ही दिन पहले मौत हुई थी। केविन की मौत के बाद भी लोगों में इस फोटो वाली बच्ची के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई थी और वो इसे ढूंढने की कोशिश करते रहे। इस घटना के करीब 17-18 साल बाद 2011 में क्रॉनिका पब्लिकेशन के स्टाफ के लोग उस बच्ची का पता लगाने एयोत पहुंच जाते हैं, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। यहाँ बहुत सारे लोकल लोगों का इंटरव्यू करने के बाद पता लगता है कि उस तस्वीर में दिखने वाली कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक लड़का था। उसका नाम कॉन्ग नियोंग था, जो इस गाँव के बाहरी छोर पर अपने पेरेंट्स के साथ करता था। थोड़ी छानबीन के बाद क्रॉनिका पब्लिकेशन के लोग कुछ देर में उस लड़के के घर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात उसके पिता से होती है। अपने बेटे की तस्वीर देखकर उसके पिता उसे तुरंत पहचान जाते हैं और कहते हैं कि उस दिन उनका बेटा बच गया था, लेकिन 2007 में बीमारी की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। ये कितनी बड़ी आयरनी है कि जिस तस्वीर ने दुनिया का ध्यान एक भूखे और पीड़ित देश की तरफ खींचा, उसी तस्वीर में दिखने वाले मासूम और उस तस्वीर को कैमरे में कैद करने वाले केविन कार्टर, दोनों का अंत बेहद दर्दनाक हुआ। ये कहानी सिर्फ ये नहीं सिखाती कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, बल्कि ये भी याद दिलाती है कि भूख से तड़पती इंसानियत की तस्वीरें खींचना जितना आसान लगता है, उसे झेलना उतना ही मुश्किल होता है।